जय हिंद। सभी मेरे जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। हम लोग प्रथम पाठ में पढ़ लिए थे कि नारायण राव, जिसको छल से मार दिया गया था जब वो मराठों का पेशवा बना था, तो और यह वध क्यों किया गया था, यह हत्या क्यों की गई थी, यह छल क्यों किया गया था। क्योंकि नारायण राव का एक चाचा था जिसका नाम क्या था, रघुनाथ राव। क्या नाम था उसका, रघुनाथ। वो चाहता था कि हम पेशवा बने। फिर क्या हुआ कि नाना फडणवीस जो थे वहां पे एक सरदार के तौर पर थे मराठों का। उन्होंने कहा कि यह रघुनाथ राव द्वारा गलत किया गया है, और उसके छोटे से बालक को, जिसका नाम था माधव राव, नारायण राव को गद्दी पर बैठाया जाता है और वहां का पेशवा बनाया जाता है। क्लियर हो गया। और एक वहां पे परिषद बनती है जिसमें 12 सदस्य रहते हैं। उस परिषद का नाम याद है, क्या नाम है उसका, बार भाई परिषद, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। और जब तक कि माधव राव द्वितीय है कि नहीं, बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक पूरा मराठों का संरक्षण है ना इन सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। क्या रघुनाथ राव इस मुहिम के बाद चुप हो गया? नहीं, यह चुप नहीं हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि इसके बाद की कहानी क्या हुई। आज पार्ट 2 चलता है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ था मराठाओं का, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। युद्ध फर्स्ट, और आज हम पाठ पढ़ रहे हैं 2। कल पाठ पढ़ा दिए थे हम 1, आज पाठ पढ़ा रहे हैं 2। बहुत अस्थिर से हम देखेंगे। अब हम आ रहे हैं 1775 ईस्वी में। कब? 1775 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर गुस्सा में है रघुनाथ राव, जिसको हम लोग राघवा भी कहते हैं। गुस्सा में कौन है? गुस्से में है कौन? काहे गुस्सा में है? पेशवा नहीं बनाए जाने के कारण। पेशवा नहीं बनाए जाने के कारण गुस्से में है कौन? रघुनाथ राव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राघवा भी कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये गुस्से में है। और जरा कल्पना कीजिए, है कि नहीं, जरा सा हम यहाँ पे देख ले तो ये जो स्थान है ये मराठों का स्थान है। यानी कि यहाँ पर क्या है, बॉम्बे है ना, बम्बई जिसको कहते हैं, ये है मराठों का स्थान है। समझे कि नहीं? और यहाँ पर है बंगाल। क्या है? बंगाल। अंग्रेजों की सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी यहाँ पर बनी बाद में, है कि नहीं। अभी हम घटना को लेकर चलते हैं 1775 ईस्वी की। ठीक है। 1775 ईस्वी में हो क्या रहा था कि अभी आप देखिएगा कि 1773 ईस्वी में, यहाँ पे 1773 ईस्वी में नया जो गवर्नर जनरल बन करके आया हुआ है, उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये क्या है? गवर्नर जनरल यहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन इसके पूर्व की बातों को हम मराठों को पढ़ लेते हैं कि रघुनाथ राव, यानी कि जिसको हम लोग राघवा कहते हैं, इसे पेशवा जब नहीं बनाया गया, 12 जो वहां पे परिषद थे, उन्होंने यह तय किया कि यहाँ पर जो पेशवा होंगे वह माधव राव द्वितीय होंगे। बात समझ में आ रही है? इस बात से गुस्साया हुआ वह व्यक्ति, यहाँ चूंकि मुंबई में अंग्रेज विराजमान थे कि नहीं थे, वहां भी अंग्रेज कहाँ कहाँ थे, कलकत्ता में थे, मद्रास में थे, बॉम्बई में भी थे कि नहीं थे। ये व्यक्ति उठता है और बॉम्बई में अंग्रेजों से मिलता है। किससे मिलता है? ये अंग्रेजों से। अंग्रेजों से मिलता है और मिलने के बाद क्या कहता है कि हमें पेशवा बनना है, आप हमारी मदद कीजिए।
आप हमारी मदद कीजिए, हमको यहाँ का महाराष्ट्र का मराठों का क्या बनना है, पेशवा बनना है। और हमारे साथ छल हुआ है। हम जब चाचा थे उसका उत्तराधिकारी जब हम थे तो वहां पेशवा बनाया गया था नारायण राव को। इस बात का मुझे कष्ट है। जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर हम बनते, लेकिन फिर भी वहां पे हमको नहीं बनाया गया। इस बात का हमको क्या है, दुख भी है, दर्द भी है। क्लियर हो गए? ये सब स्थितियां वहां पे चल रही थी। अब इस बात को समझने की कोशिश की। ये गुस्सा करके कहां चला जाता है, अंग्रेजों से मिलता है। किससे मिलता है? अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेज तो भैया संधि तो करेंगे ही करेंगे। वो तो यही चाहते थे कि उत्तराधिकार की लड़ाई हो, दू को लड़ेगा तो तीसरा को लाभ होगा। ये तो इसी तरह में रहते बराबर। इस बात को आप लोग जाने, बढ़िया से बैठ जाइए, कहानी को मजेदार ढंग से सुनिए। हिस्ट्री आदमी जिसको कड़ा कहता है, आपको कड़ा लगा कभी हिस्ट्री? आपको लगा कि बहुत भार है इसको पढ़ने में? हिस्ट्री याद करने में भार है, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया, आसान। एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए। अरे भाई 75 है तो 76 होगा, 76 होगा तो 78 होगा, 77 होगा, 78 होगा, 79 होगा, 80 होगा, ऐसी ना पढ़ेगा। तो अंग्रेजों से मिला और मिला इस बात से कि हमको क्या बनना है, पेशवा बनना है। और उसने बंबई के अंग्रेजों से मुलाकात किया और एक संधि किया। क्या इस बात का पता वॉरेन हेस्टिंग को था? नहीं। क्या वॉरेन हेस्टिंग को था? नहीं। जबकि यह आया था 1773 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर के। तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बनाया गया था और वहां गवर्नर जनरल के तौर पर आया था। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने इन्हें नहीं बताया, क्योंकि फैसला लेने का अधिकार मूल रूप से इनका था। लेकिन इनको बताएगा तब ना, इनको बताया नहीं गया। और बंबई के अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में एक संधि हो गई। एक क्या हो गई? संधि। समझ में आ रही है बात? इस संधि को हम लोग कहते हैं सूरत की संधि। इस संधि को क्या कहते हैं? सूरत की संधि। इस संधि को क्या कहते हैं? सूरत की संधि। और यह संधि हो गई 1775 में। कब हो गई? 1775 में। मामला समझ में आ गया? 1775 की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां कहा जाता है कि प्रथम आंग्ल युद्ध के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पर बीजारोपण कैसे हो रहा है इसको देखेंगे। तो सूरत की संधि हो गई। यह संधि रघुनाथ राव, और कह सकते हैं कि यह पेशवा बनने के जैसे दम था, यानी कि मराठों का गद्दार भी इसको कहे तो कोई दिक्कत नहीं था, है कि नहीं? इसने जाकर के संधि कर लिया किससे? बंबई में रहने वाले प्रेसिडेंसी और वहां के हेड अंग्रेज से। लेकिन इस बात का खबर तनिक भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को नहीं था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? और इस संधि के तहत यह बात तय हुई। अंग्रेजों ने कहा कि हम तुमको पेशवा बनाएंगे, हम आपको पेशवा बनाएंगे। हमको क्या बेनिफिट होगा? हमको क्या बेनिफिट होगा? तो वहां पर बेनिफिट की बात हुई। तो वहां कहा गया कि हम आपको कुछ क्षेत्र देंगे। हम आपको क्या देंगे? क्षेत्र देंगे। क्षेत्र के तौर पर रघुनाथ राव ने कहा कि जब हम पेशवा बन जाएंगे तो आपको साल्वेट द्वीप जो है हम आपको देंगे। यहाँ बगल में है साल्वेट द्वीप, जहां से आप व्यापार कर सकते हैं। ये क्षेत्र हम आपको वहां पे देंगे। एक जगह और देंगे जिसका नाम है बशीर, यहाँ पे, उसको भी हम आपको देने का कष्ट करेंगे। ये बात किसने कहा? रघुनाथ राव ने। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको पेशवा बना रहे हैं, इसके बदले में ये क्षेत्र देने की बात की। और यही नहीं, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि सूरत में और भड़ोच में, चूंकि मैंने पहले ही इस बात को कहा था, या पहले ही इस बात को कहा कि मराठों की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई। मराठे बहुत ज्यादा शक्ति से अपना जो है साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। बताए कि नहीं बताए? और अभी वहां सूरत में और भड़ौच में, समझे कि नहीं, मराठों का कब्जा था। किसका कब्जा था? मराठों का। मराठों का कब्जा था। तो वहां से
टैक्स वगैरह वसूलने की बात होती थी, टैक्स वगैरह जो होता था वो आता था वहां से। तो रघुनाथ राव ने कहा कि जितने भी टैक्स आपको सूरत और भड़ोत से आएंगे वो सब आपका होगा, बशर्ते हमको पेशवा बनेंगे तब, जब हम पेशवा बनेंगे तब। क्लियर हो गया बात? तो इसलिए यही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के साथ साथ सूरत और भड़ोच का जो लगान था या कर था, ये सब किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। किसको मिलेगा? अंग्रेजों का। मतलब यहाँ का टैक्स किसको मिल जाएगा? अंग्रेज को। ये कब? जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तब की बात। क्लियर हो गया? अब समझ लीजिए यहाँ पे ये जो बात हुई, इस दरमियान क्या हुआ कि जब इतना सारा बात जब तय हो गया, तो तय होने के बाद अंग्रेज तो खुशी खुशी थे कि चलिए भाई, हमको अगर इसका साथ देंगे, इसको पेशवा रहे चाहे कौन पेशवा रहे, उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो क्षेत्र मिल रहा है ना, हमको तो टैक्स वसूलने के लिए जगह मिल रहा है ना, हमको व्यापार करने के लिए मराठों में, महाराष्ट्र में भी जगह मिल रहा है ना। आ गया समझ में? अब यहाँ पर एक युद्ध हुआ, अंग्रेज अपनी सेना लेकर के मराठों पर यानी कि रघुनाथ राव के पक्ष में, जो वहां का माधव राव द्वितीय जो बने हुए थे, है ना, ये जाकर के क्या हो गया, अंग्रेज जाकर के युद्ध लड़े मराठों से। उस युद्ध का नाम था, अब अंग्रेज क्या हुआ, अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध को लड़ा, है ना, मराठों से। अंग्रेजों की सेना यहाँ पर क्या किया, अंग्रेजों की सेना ने रघुनाथ राव की मदद से, रघुनाथ राव की मदद से, है कि नहीं, रघुनाथ राव की मदद से क्या किया, रघुनाथ राव की मदद से, है ना, अंग्रेजों की सेना ने रघुनाथ राव की मदद से, है ना, क्या किया, हमला किया। किस पर हमला किया? मराठों पर हमला किया, मराठों पर। क्लियर हो गए? थोड़ा सा उसको एक ने क्या किया, रघुनाथ राव की मदद से हमला किया। देखिए आदमी, मैंने पहले ही कहा ना, फिर से एक तीसरा व्यक्ति की एंट्री हो चुकी थी, फिर से एक विभीषण आ गया था अंग्रेजों की खेमा में, और उस विभीषण का नाम क्या था? रघुनाथ राव, है कि नहीं? रघुनाथ राव किससे मिल गया था? अंग्रेज से। तो मराठा के लिए तो भैया आप मान लीजिए कि मराठा की एक अलग शक्ति थी, उस शक्ति में से एक आदमी टूट गया और जाकर के अंग्रेजों से मिल लिया, तो निश्चित तौर पर यह हानि की बात है ना जी। तो ये विभीषण वाला काम किया ना, इसलिए इसको विभीषण बोले तो कोई दिक्कत नहीं ना है, विभीषण वाला काम किया ना। ये बताइए, विभीषण अगर नहीं मिलता राम से, रावण मरने वाला था? नहीं मरने वाला था भैया, है ना। जिसके नाभि में अमृत छुपा हुआ था, इस राज्य को विभीषण भी जानता था, है कि नहीं? इस बात को कौन जानता था? विभीषण। अगर विभीषण नहीं बताता कि इसके नाभि में जो है अमृत की, मैंने अमृत का घड़ा है, रावण मरने वाला था जी ना, नहीं मरता रावण। देखिए रावण जो है विद्वान व्यक्ति था, घमंडी तो है था, जिसने पूरे भगवान को अपना दास बना दिया था, इतनी शक्तिशाली व्यक्ति था। शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा, सब चीज से घमंड तो आना स्वाभाविक है ना जी, ये तो नेचुरल गुण है, वो तो आना ही आना है। और घमंड की ही वजह से विभीषण जो है, नारायण का चूंकि वह भक्त था, वह बात जानता था कि अरे भैया विष्णु भगवान का अवतरित रूप राम है और राम का ही हम भजन करते हैं। उनसे मिला, सारी बातें बताई, है ना, रावण के अहंकार को तोड़ा गया, रावण मारा गया विभीषण की वजह से, है कि नहीं? तो याद रखिए यहाँ विभीषण का काम कर दिया कौन? रघुनाथ राव, है कि नहीं? और पूरी भेद बताया, अंग्रेजों की सेना ने रघुनाथ राव की मदद से हमला कर दिया। कहां पर? मराठों पर। मराठा कमजोर थे क्या? मराठा कमजोर थे क्या? सीधा पर जाइए, आप लोग तो कमजोर है, मराठा कमजोर नहीं ना थे, मराठा कमजोर नहीं थे। मराठों ने कस के युद्ध लड़ा। मराठा, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि मुगल साम्राज्य के बाद सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अगर कोई उभरा साम्राज्य तो वो था मराठा साम्राज्य, ये शिवाजी का देन था, है कि नहीं? और ये जो मराठा साम्राज्य था, जब हमला कर दिया तो यहाँ एक युद्ध हुआ जिसका नाम है अर्रास का युद्ध। कौन सा युद्ध? अर्रास का युद्ध।
और इस अर्रास का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो गई, हार हो गई। अंग्रेज क्या हो गए, पराजित हो गए। इतना थोड़ी जितना आप समझ रहे थे कि कमजोर था, अंग्रेज क्या हो गए, पराजित। दमखम से लड़े मराठों ने, और मराठों ने क्या किया, एक बार फिर से अंग्रेजों को हरा दिया। क्लियर हो गया। अब यह बात चूंकि इनको पता नहीं था, अब मराठों ने कहा कि इस बात की खबर वारेन हेस्टिंग को देना होगा। गवर्नर जनरल जो है, इस बात की खबर हमको देना होगा। बात समझ आ गई ना। और मराठों ने फिर क्या किया, जो मराठा जो असली वारिस था, उन्होंने अंग्रेजों से मिल करके सारी बातों को बताया। और जब बताया तो असली जो मराठे थे, रघुनाथ राव नहीं, बल्कि अब कह सकते हैं कि माधवराव द्वितीय का जो टीम था, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर दिया अलग से, इन लोगों के हटाकर इन लोगों ने एक संधि कर दिया। उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, पुरंदर की संधि। बात समझ में आ रही है कि दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, कहीं से कोई तकलीफ। जैसे जब ये रघुनाथ राव विभीषण का काम किया ना, तो असली जो मराठे थे, माधवराव द्वितीय का जो समर्थक लोग थे, या मैंने माधवराव द्वितीय ही कहिए ना उनको, उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम जो संधि करेंगे, हम जो बंबई से जो संधि करेंगे, यह संधि हमको बंगाल प्रेसिडेंसी से करने में ज्यादा अच्छा है। क्योंकि गवर्नर जनरल बनकर के कौन आया है, वॉरेन हेस्टिंग, सारा पावर इसके पास है। और तब इन्होंने डायरेक्ट किनसे मिला, वॉरेन हेस्टिंग के साथ, और एक संधि किया। उस संधि का नाम क्या था, पुरंदर की संधि। और यह संधि कब हुई, 1776 ईस्वी में। और इसने कब किया था, 1775 में। और इन लोगों ने कब किया, 1776 में। क्लियर हो गए। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें यह बात बनवाया गया अंग्रेजों के द्वारा। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि नहीं, हम पेशवा रघुनाथ साहब को नहीं मान रहे, हम पेशवा किसको मानेंगे, हम पेशवा जो आप लोगों ने चयन किया है, हम उसको मानेंगे। और आपने चयन किया है माधवराव द्वितीय को, तो भैया पेशवा कौन रहेगा, हम पेशवा किसको मानेंगे, पेशवा माधवराव तू ही रहेगा, माधवराव द्वितीय ही रहेंगे। क्लियर हो गया। हम इन्हीं को मान रहे हैं। ये बात किसने कहा, यहाँ के बैठे वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल बनकर के आया था। आ गया समझ में इस बात को। और उन्होंने जो संधि किया, पुरंदर की संधि जो हुआ, इस संधि में सब लौटाने की बात हुई। लेकिन अंग्रेज एक बार ले लेता है, जब देने का नाम लेता है, बोला कि ठीक है हम सब लौटा देंगे, लेकिन जो साल्वेट जो ग्रीक है ना, ये हमको चाहिए, इसको रखने दीजिए इन लोगों से। भैया ठीक है, रख दीजिए, है कि नहीं। अब तो चूंकि मजबूरी हो चुकी थी कि इसने जो काम किया था, इसके एवज में तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अब क्या हुआ, कुछ भी हुआ, सारी बातें हुई, लेकिन है ना, साल्वेट की जो बात थी, साल्वेट द्वीप जो था, उसको अंग्रेजों ने नहीं दिया, अंग्रेजों ने अपने पास रखा, अंग्रेजों ने अपने पास रखा, अपने पास रखा। क्लियर हो गया इस मैटर से। यहाँ तक की कोई दिक्कत। एक तरफ रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए बेदम, दूसरी तरफ लोग बेदम। अब भैया जो संधि दोनों के बीच में, एक संधि इधर है और एक संधि इधर है, इन दोनों संधि में से कौन सी संधि मानी जाएगी, समझे कि नहीं। वॉरेन हेस्टिंग को बताया गया था भैया ये तो सबसे हेड आदमी है, इसकी संधि मान्य होनी चाहिए थी। क्योंकि इसको अंग्रेजों ने, ब्रिटेन की समिति ने इस बात को लेकर के भेजा था कि किसी भी तरह का निर्णय आप ही को लेना है। किनको लेना है, गवर्नर जनरल, समझे कि नहीं। और गवर्नर जनरल की बात बंबई के अंग्रेजों ने मान्य स्वीकार कर दिया। वो तो बोला कि हम तो संधि कर लिए, ठीक है, हम गलतियां किए, हमको आपको खबर देनी चाहिए थी, लेकिन अब तो खबर नहीं गई। और हमने जब संधि कर लिया उसके मुताबिक, तो अब आपको साथ देना चाहिए। तब तक इस यहाँ की खबर, इन दोनों की खबर से पहले ही इन दोनों ने तालमेल कर लिया। आगे समझ में ना। तो अब तो इसकी भी इज्जत की बात है और इसकी भी इज्जत की बात है, समझ में आ गई बात। यहाँ के अंग्रेज रघुनाथ राव के साथ है, और यहाँ का वॉरेन हेस्टिंग माधवराव द्वितीय के साथ है। क्लियर हो गया। इस बात को भेज दिया गया कहाँ, ब्रिटेन समिति के पास, लंदन में भेज दिया गया। ब्रिटेन में जो समिति है, ब्रिटेन में समिति के पास, तो यह किसकी संधि मान्य होगी, आगे समझ में, समझे कि नहीं। ब्रिटेन में जो समिति के पास
भेजा गया कि अब भैया आप ही फैसला कीजिए कि दोनों में किसकी संधि को मान्य करना है। अब देखिए ब्रिटेन, चूंकि अब जैसे ही मामला ब्रिटेन का हो गया तो यह तो भाई विश्व स्तर का ना मामला हो गया, अब भी भारत का मामला रहा नहीं। भारत के मामला में अब किसकी बात मानेंगे? ये कह रहा था कि हम पेशवा मान ली है रघुनाथ राव को। बंबई के अंग्रेजों ने क्या कहा, बंबई के प्रेसिडेंसी ने क्या कहा, हम पेशवा किसको मानते हैं मराठों का, रघुनाथ राव को। वारेन हेस्टिंग ने कहा कि हम पेशवा किसको मानते हैं, माधवराव द्वितीय को। आ गया समझ में? दोनों अपने में उलझा गया कि दोनों का मैटर कहाँ चला गया, ब्रिटेन में चला गया, मेन सेंटर जहां है वहां चला गया। अब थोड़ी सी बात, क्योंकि अब विश्व स्तर की बात है तो हम भी विश्व स्तर की बात करेंगे, किसके पक्ष में जाना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट चाहे तो ये खत्म कर दें, लेकिन नहीं, मजा खत्म हो जाएगा, तब इसको देखिए विस्तार से। अब जरा सा वर्ल्ड मैप को लेकर चलिए। वर्ल्ड मैप को जब पढ़िएगा तो वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा कि इस तरह से है ना, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका या अमेरिका इसको कहिएगा, और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन है कि नहीं, इसके बीच में महासागर है ना। तो अब यहाँ से इस स्थिति को देख लीजिए तो इस तरह की स्थिति बनती है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। समझ में आ रही है बात ना? अब यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन। और चूंकि हम 1775 ईस्वी की बात बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा पहले जाइए, ब्रिटेन कब्जा किए हुए था किसको, अमेरिका को, पता है ना, बताए थे ना। और 1775-76 में अमेरिका आजाद हुआ था ब्रिटेन से, याद है जो बात बोले थे पहले से, नहीं भुला खा गए थे, याद है। तो ब्रिटेन यहाँ है और यहाँ अमेरिका है और यहाँ क्या है, दक्षिण अफ्रीका। इस मैटर को समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका में जब कब्जा था तो अमेरिका में कपास की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी, कपास। किसकी खेती होती थी, कपास। और कपास चूंकि कच्चा माल था, क्या था, कच्चा माल है कि नहीं। और ब्रिटेन में मशीनें लगी हुई हैं, क्या लगी हुई है, मशीनें, जो कपास से नए नए कपड़े का निर्माण करती है। बात समझा गई ना। और यहाँ पे मशीनें जब लग जाती है, यहाँ से कच्चा माल उठाया जाता है और कहाँ पहुंचाया जाता है, ब्रिटेन। कहाँ पहुंचाया जाता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जब पूरा माल कपड़ों का बनता है तो उसका व्यापार कहाँ किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, मैन पावर बहुत है, और मैन पावर को यहाँ दास बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और इस दास को, जो आदमी है, कम खर्चा में, एकदम लेबर का यहाँ का जो है ना बहुत कम पैसा में खर्चता है, और यहाँ से दास को खरीदा जाता है, मैन पावर को खरीदा जाता है। क्या बना करके, दास बना करके। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। कौन खरीदता है, तो ब्रिटेन। और उसको कहां भेज देता है, अमेरिका। इसको कहां भेज देता है, अमेरिका। और यहाँ के लोग, यहाँ दक्षिण अफ्रीका के लोग, बात समझ आ रही है ना, दक्षिण अफ्रीका के लोग कहां जाते हैं काम करने के लिए, अमेरिका। और चूंकि क्यों जाते हैं, चूंकि ये कम कीमत पर मिल जाते हैं, इनको गुलाम बना लिया जाता है, इनको दास बना लिया जाता है। और दास बना करके यहाँ की मिट्टी से जो कपास निकलते हैं, उस कपास को निकाला जाता है, यानी कि कम मजदूरी में कपास ज्यादा निकाला जाता है। और इस कपास को फिर कहाँ भेजा जाता है, ब्रिटेन। एक तरह से कैसे कह सकते हैं, त्रिभुजाकार बन जाता है, नहीं, यानी कि यहाँ से अमेरिका से कच्चा माल निकलता है, कपास, जो कहाँ जाता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में चूंकि कपड़ा बनाने का उद्योग धंधा ज्यादा फल फूल रहा था, तो यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, तो पूरा कपड़ा का निर्माण कहाँ होता है, ब्रिटेन में। और उसको फिर बेचा कहाँ जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर हो गया। और इस तरह से बिजनेस हमेशा होता रहता है। क्लियर हो गए। ये विश्व इतिहास का हम पढ़ा रहे हैं बात। यहाँ पे बीच में समुद्री है तो समुद्री बाहर जहाजों से आना जाना रहता होगा सबका। क्लियर हो गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत, सीधा बढ़ जाइए बढ़िया से एक बार फिर ये मैटर समझिए। यहाँ पे अभी छोड़ दिए, मामला ब्रिटेन पर पहुंचा हुआ। ब्रिटेन किसके पक्ष में फैसला देगा, हम इसकी बात के लिए हम इस नक्शे को समझा रहे हैं। ब्रिटेन किसी भी कीमत पर बिजनेस करना चाहता था,
उसको किसी भी धर्म से मतलब नहीं था, किसी भी समुदाय से मतलब नहीं था, किसी भी जाति से मतलब नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ नशा बनाए हुए था, क्या चीज पर? बिजनेस पर। आगे समझ में? अब हमको जरा सा बताइए, ये घटना 1776 की, अब देख लीजिए 1776 में क्या हुआ। 1776 में पहुंच गए थे, मामला तो 1776 का फंसा हुआ है। और 1776 में आपको याद होगा कि अमेरिका आजाद हो चुका है। किससे? ब्रिटेन से। समझ में आ गया बात? 1776 ईस्वी में ब्रिटेन से अमेरिका क्या है? आजाद है। अमेरिका क्या है? आजाद। जब अमेरिका से अमेरिका आजाद हो चुका है ब्रिटेन से, तो यहां से कपास ले जाने के लिए पावर है अब ब्रिटेन को? जोर से बोलिए। जब अमेरिका अब स्वतंत्र हो चुका है, अमेरिका आजाद हो चुका है ब्रिटेन से, तो अब जो यहाँ कपास जो उग रहा था, जो कच्चा माल ब्रिटेन जाता था, अब अमेरिका जाने देगा? नहीं जाने देगा। आगे समझ बात है। तो अब जब अमेरिका आजाद हुआ, तो याद रखिए, जब अमेरिका आजाद हो गया तो कपास बंद हो गया कि नहीं हो गया? कपास बंद हो गया। कपास क्या हो गया? बंद। क्लियर हो गए? अब आ जाइए भारत। अब आ जाइए कहाँ? भारत। कहाँ आ जाइएगा? भारत। क्लियर हो गए? और ये है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। बॉम्बे। क्या है नाम इसका? बॉम्बे। यहाँ किसकी जगह है? मराठा की। और मराठा जहाँ रहते हैं वहाँ कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास। समझ में तो आइए ना होगा मैटर? क्लियर हो गए? ये जगह कौन सी है भारत का? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में मराठा जहाँ रहते हैं वहां की मिट्टी कैसी है? काली। और उस काली मिट्टी में कौन सा चीज होता है? कपास। और ब्रिटेन को क्या चाहिए? क्योंकि अब अमेरिका ने कपास देना पूरा नजर महाराष्ट्र है। अंग्रेजों की नजर कपास के लिए कहाँ है? बॉम्बे। महाराष्ट्र में मराठों पर है कि अगर मराठा का जगह किसी तरह से कब्जा कर ले तो पूरा का पूरा कपास मेरा होगा। और इस कपास को फिर से कच्चा माल कहाँ भेजेंगे? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से कपड़ा बन करके आएगा तो उसका व्यापार हम कहाँ करेंगे? भारत। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब जरा सा देख लीजिए इस मैटर को। यहाँ तक की बात अब समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या मिल रहा है उन लोगों को? कपास। 1776 ईस्वी की हम लोग चर्चा चल रहा है। मामला अब कहाँ पहुंचा था? ब्रिटेन में समिति के पास। ब्रिटेन में समिति के पास जब पहुंचा मामला, तो मराठों से जब संधि हो जाएगी, कपास मिलेगा इनको? बोलिए, कपास मिल पाएगा? काहे कपास मिलेगा? सीधा बेटे नहीं समझ नहीं पा रहे हैं क्या आप लोग? समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग? बस जोर से बोलिए। समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इतना बार बोलेंगे तब बोलिएगा। मैंने आप लोग को समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझा देंगे। ये बातें क्लियर हो गई? 1775-76 में अमेरिका आजाद हो चुका था। अमेरिका से कच्चा माल जाता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन में कपड़ा बनता था, उसका व्यापार इधर होता था। अब चूंकि अमेरिका आजाद हो चुका है, अमेरिका 1775 से 1776 में ब्रिटेन अब वहां नहीं जा पाएगा, स्वतंत्र हो गया ब्रिटेन से, है कि नहीं? तो क्या कपास के लिए खाली रहेगा ब्रिटेन से समझौता? कपास बंद तो अंग्रेजों को तो भैया उस कारखाने को चलाने के लिए कपास चाहिए। और कपास अब कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। हाँ कपास है। अंग्रेज चाहेंगे ना कि हम अब महाराष्ट्र को अपने कब्जे में कर लें। और महाराष्ट्र को अपने कब्जे में करने के लिए सबसे अच्छा मुल्ला तो यहाँ मिल चुका था, रघुनाथ राव मिल चुका था कि नहीं? तो जब मामला कहाँ पहुंच गया? ब्रिटेन में समिति के पास जब पहुंच गया मामला, क्लियर हो रहा है ना? तो फैसला तो दे रहा, क्योंकि ब्रिटेन को यह बात मालूम होना चाहिए था कि हमने ऑलरेडी एक
गवर्नर जनरल जो सब तरह का डिसीजन लेने के लिए वहां बैठा दिए थे, तो इनको तो पक्ष लेना चाहिए था इन्हीं का। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सोचा कि नहीं, बिजनेस के मामले में हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए? महाराष्ट्र। हमको क्या चाहिए? मराठा। हमको पूरी मराठा की भूमि चाहिए, और पूरी मराठा की भूमि देने के लिए मराठाओं को कमजोर करना जरूरी था कि नहीं था? तो इसने फैसला इसके पक्ष में देगा कि अब इसके पक्ष में देगा? किसके पक्ष में देगा? तो जब आप छोटा सा बच्चा होकर के इस बात को समझ सकते हैं, जब आप इस क्लास में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां इस बात को समझ सकते हैं, तो क्या ब्रिटेन इस बात को नहीं समझ रहा है? इसने कहा कि छोड़िए ना, इसको बनाए हैं तो छोड़िए ना इसको, हम पक्ष में देंगे इन्हीं लोग। हम पक्ष में किसके रहेंगे? इन्हीं लोग को। मामला जब ब्रिटेन समिति के पास पहुंचा तो उन्होंने किस संधि की मान्यता दी? सूरत की संधि की। किस संधि की मान्यता दी? सूरत की संधि की। अंग्रेजों ने है ना, अंग्रेजों ने किसकी संधि मानी? सूरत की संधि मानी। आ गया समझ में? यह किसके आधार पर मांगी? चलिए बात करिए। यह किसके आधार पर मांगी? तो यह मानी किसके आधार पर? बिजनेस के आधार पर। किसके आधार पर? बिजनेस के आधार पर। किसके आधार पर? बिजनेस के आधार पर। क्लियर हो गया? यहाँ तक का मैटर समझ में आ गया सबको? मानना किसकी चाहिए था? इसकी। लेकिन माना नहीं, क्योंकि इसको किसी भी कीमत पर क्या चाहिए था? मराठा की वो धरती जहां से कपास निकलता है। अंग्रेज यही ना करते थे, जब महाराष्ट्र को लूटे, जब महाराष्ट्र को अपने कब्जे में किए, तो यहाँ से पूरा का पूरा कपास कहाँ जाता था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में क्या बनता था? कपड़ा। और उसी कपड़ा को कौन बेचते थे भारत में? अंग्रेज लोग। मजबूर कर दिए थे, है ना, हम लोगों को कपड़ा लेने के लिए। मेरे यहाँ के माल से बनाया जा रहा था वहां कपड़ा, और यहाँ बेचा जा रहा था। और यहाँ था क्या चीज? मसाला। मालाबार तट के पास क्या मिल रहा था? मसाला। और मसाला का भी कहाँ ले जाते थे वो? ब्रिटेन में। आगे समझ में ना आ रहा था ना? और यहाँ से क्या मिल रहा था? बंगाल से क्या मिल रहा था? राजस्व। बंगाल से क्या मिल रहा था? राजस्व। यहाँ से पैसा, यहाँ से कपास, और यहाँ से मसाला। यहाँ से व्यापार और यहाँ से पैसा। अंग्रेजों ने कितना दिमाग लगाया था? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग को फिर ब्रिटेन समिति ने कहा कि नहीं, आप जो डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन वापस कीजिए, जाइए मराठा से लड़िए। आप जो संधि किए हैं पुरंदर की संधि, जब नहीं मान्य होगा, आप किससे लड़िए? मराठों से जाकर के लड़िए। आप रघुनाथ राव को साथ दीजिए, रघुनाथ राव को पेशवा बनाइए। हम लोगों के बिजनेस के लिए वो क्या होगा? फायदेमंद होगा। क्लियर हो गया? हम वहां बिजनेस करने गए हैं, खाली आप लोग संधि कर करके हम लोग का बिजनेस में ठप कर दीजिएगा, क्योंकि अब अमेरिका में कपास है, अब अमेरिका से कपास लाने में हम लोग सक्षम नहीं है। अब कपास के लिए हमको कहाँ देखना होगा? मराठे की धरती को देखना होगा। क्लियर हो गए होंगे हमको लगता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा। वारेन हेस्टिंग को क्या मिल गया? स्पष्ट निर्देश। वारेन हेस्टिंग को क्या मिल गया? वारेन हेस्टिंग को स्पष्ट निर्देश मिल गया। क्या निर्देश मिल गया? स्पष्ट निर्देश मिला। क्या मिला? मराठा से युद्ध कीजिए, मराठा से युद्ध कीजिए, मराठा से युद्ध कीजिए। आ गया समझ में? और तभी शुरू हो गया प्रथम मराठा युद्ध। 1775 से कब तक चला? 82 तक। 76 में तो पहुंचे गए। आ गया समझ में? कहां तक चला? 82 तक चला। अब इन्होंने क्या किया, इस बात को समझिए, पूरा भर गया यार। अब इसने क्या किया कि फिर से, अब यहां पर देखिएगा, मैटर समझिएगा। मुंबई में, कहा? मुंबई। हम प्रथम मराठा युद्ध जो हम लोग पढ़ा रहे थे, पहला चीज जान लीजिए कि यहाँ पर तो अंग्रेज हार रहे हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेज क्या हो गए हैं? हार गए हैं। फिर से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी मुंबई से 1779 ईस्वी में। कब? 1779 ईस्वी में।
कब लड़ाई हो रही? लड़ाई 1779। इसको कहते हैं तेलगांव का युद्ध। इसको कौन सा युद्ध कहते हैं? तेलगांव का युद्ध। और तेलगांव के युद्ध में जब फिर से एक बार मराठा और अंग्रेज आपस में टकराए, इसमें फिर से अंग्रेजों की मराठों की शक्ति अपार थी। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। फिर से यहाँ पर क्या हो गया? मराठे जीत गए और अंग्रेज क्या हो गए? पराजित हो गए। यानी कि बार बार एक पराजित हो रहे थे। अंग्रेज क्या हो गए? पराजित। अंग्रेज क्या हो गए? पराजित। और जब ये पराजित हुए तो फिर एक यहाँ पे संधि हुई, जिस संधि को कहते हैं बड़गांव की संधि। कौन सी संधि कहते हैं? बड़गांव की संधि। यहाँ पर एक संधि हुई, जिस संधि को क्या कहते हैं? बड़गांव की संधि। और ये कब हुआ? 1779 ईस्वी में। देख रहे हैं ना यहाँ पे? ये लड़ाई कब हुआ? 1779 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में। और उस युद्ध का नाम क्या है? तो तेलगांव का युद्ध। कौन सा युद्ध? तेलगांव का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज फिर से पराजित हो जाते हैं और एक संधि होती है, जिस संधि का नाम है बड़गांव की संधि। और इस संधि में यह कहा जाता है कि जो जिस क्षेत्र में था, पुनः सब विजित क्षेत्र सब अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। कोई फायदा फिर इस लड़ाई से नहीं हुआ। इस बात को वारेन हेस्टिंग समझ रहा था। इस बात को वारेन हेस्टिंग समझ रहा था। उसने कहा कि हम दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे। उसने क्या कहा? हम दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे। उसने क्या किया कि दो तरफा लड़ाई लड़ा। एक जगह हारेंगे तो एक जगह जीतेंगे। वारेन हेस्टिंग। किसने? वारेन हेस्टिंग। बात समझ आ रही है आप लोगों को? उसने किस तरह से लड़ाई लड़ी? दो तरफा। किस तरह से लड़ाई लड़ी? दो तरफा लड़ाई। समझ में आ रही है बात ना? ये हो, इसको थोड़ा सा कैसे क्या करें, जगह ये नहीं। वारेन हेस्टिंग ने दो तरफा लड़ाई लड़ी और उसने 1780 में, कब? 1780 में दोनों तरफ से हमला किया। एक तरफ पूना में भी हमला किया मराठों पर, और मराठों पर कहां हमला किया? पूना में। कहां हमला किया? पूना में। और दूसरा हमला किया इसने ग्वालियर में। दोनों तरफ सेना भेज दिया। वारेन हेस्टिंग ने अपनी सेना किधर से भेजा? पूना में भी भेजा, ग्वालियर में भी भेजा। इसने सोचा कि मराठों को तो किसी भी स्थिति में हराना होगा। किसी भी स्थिति में मराठों को क्या करना होगा? हराना होगा। अगर एक जगह हम हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा जगह हर हाल में जीतेंगे। और यही हुआ। 1780 में जब मराठों से जब लड़ाई हो रही थी तो उसने दो तरफा जब हमला किया तो पूना हार गया। पूना अंग्रेज हार गए, लेकिन ग्वालियर में अंग्रेज क्या हो गए? विजय हो गए। आगे समझ में? पूना में अंग्रेज क्या हो गए? हार गए। यहाँ पर पूना में अगर बात करें तो अंग्रेजों की हार हो गई। अंग्रेजों की हार। और ग्वालियर में अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। जब अंग्रेज ग्वालियर में जीते तो इन्होंने वहां पर क्या किया कि ग्वालियर को, गुजरात को और अहमदाबाद को अपना बना लिया, उसको कब्जा कर दिया। समझ में आ गई बात? ग्वालियर जब जीता अंग्रेजों ने तो क्या किया कि ग्वालियर अपने कब्जे में हो गया। गुजरात वहां पे था, उसको कब्जा में किया, गुजरात के कुछ क्षेत्रों को, और वहां पे अहमदाबाद के कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में अंग्रेजों ने ले लिया। पहली बात यहाँ देख रहे हो कि मराठा से ग्वालियर में जाकर के इन्होंने युद्ध को जीता। देख रहे हैं? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी इनको विजय हासिल हुई है। यहाँ तो पूना में तो हार गए, देखिए नहीं हारे हैं। और दोनों जगह जब एक साथ हमला किए तो तब जाकर के यह रिजल्ट आया है। लेकिन याद कीजिए कि 1780 की बात हम कर रहे हैं, और 1780 ही ईस्वी में आप पढ़े हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है सेकंड, जिसमें हैदर अली मारा गया। एक बार में अंग्रेज पूना, ग्वालियर, मैसूर सब जगह हमला करेंगे तो अंग्रेजों की सेना तो बट जाएगी। अंग्रेजों की सेना बट जाएगी। वारेन हेस्टिंग ने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम कभी भी मराठों से लड़ सकते हैं, हमको मराठों से किसी तरह से समझौता चाहिए। हमको मराठों से किसी तरह क्या चाहिए? अब समझौता चाहिए, ताकि हम मैसूर को बर्बाद कर सके। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है? मैसूर। जब मैसूर को हम बर्बाद कर देंगे, मैसूर को जब अपने कब्जे में कर लेंगे, तब हम मराठों को समझ लेंगे।
इन्होंने चालाकी से क्या किया, याद होगा आपको कि आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में, जिसमें हैदर अली क्या हो गया था, हार गया था, है कि नहीं। और वहां पर हैदर अली की मृत्यु भी हुआ था 1782। क्लियर है। और तब उसका बेटा कौन बना था, टीपू सुल्तान। 1783 में वारेन हेस्टिंग ने, है ना, वारेन हेस्टिंग ने आयरकुट को जब भेजा था तो 1783 में आयरकुट भी मर गया था। बात बताया है कि नहीं बताया। मैसूर तो 1780 में जब मैसूर का युद्ध था, जब मैसूर का युद्ध चल रहा था और इधर इधर भी युद्ध चल रहा था, तो वारेन हेस्टिंग ने कहा कि नहीं, एक बार में सब जगह युद्ध लड़ना संभव नहीं है, फिर तो हम सब हार जाएंगे। वो किसी तरह से क्या चाह रहा था, मराठों को अपने संधि में मिलाना चाह रहा था। और इधर हो क्या रहा था कि जब मराठे से अंग्रेज लड़ रहे थे, मैसूर से भी अंग्रेज लड़ रहे थे, तो मैसूर का साथ दे रहा था कौन, मराठा। क्योंकि भैया हमारा भी दुश्मन, मराठा का भी दुश्मन अंग्रेज, मराठा का भी दुश्मन कौन, अंग्रेज, और मैसूर का भी दुश्मन अंग्रेज। तो भैया हम दोनों एक काहे नहीं हो जाते। समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पे समझिए मैटर क्या हुआ, यहाँ पे बताने की कोशिश करेगा थोड़ा सा। यहाँ पे समझिए मराठा जो है बाबू, देखिए यहाँ मराठा है, यहाँ मैसूर है। अब मराठा से लड़ाई हो रही है किसकी, अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की लड़ाई हो रही है किससे, मैसूर से। दोनों दोस्त बन गए तो कोई दिक्कत है। जब इन दोनों दोस्त बन जाएंगे तब तो अंग्रेज को हारना पड़ेगा ना। अंग्रेज यही बात से डर रहा था और अंग्रेज नहीं चाह रहा था कि हम मैसूर को गंवाएं। उसने बहुत जल्दी से मराठाओं से एक संधि कर लिया 1782। उसने क्या कर लिया, बहुत जल्दी मराठाओं से क्या कर लिया, संधि कर लिया, जिस संधि को हम लोग कहते हैं साल बाई की संधि। अब आ गया समझ में। अब इस बात को फिर समझिए, यहाँ पे तो अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीत गए तो कौन कौन कब्जा में किए, ग्वालियर, अहमदाबाद, गुजरात का क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र को क्या कर लिया, अपने कब्जे में इन लोगों ने क्या किया, मिला लिया। अब मराठा नहीं चाह रहे थे, मराठों का लड़ाई इधर किसे चल रहा, अभी मराठों का रहे, अंग्रेज की लड़ाई किसे चल रही थी, अभी अंग्रेज की लड़ाई 1780 में किसे चल रहा था, मैसूर से। किसे चल रहा था, मैसूर से। अंग्रेजों ने सोचा क्यों न मराठा को मिलाया जाए। क्या किया जाए, मिलाया जाए। 1780 में इसने सोचा कि क्यों न मराठा को मिला दिया जाए। बात समझ में आ गई ना। और उन्होंने मराठा को मिला लिया और मिला करके एक संधि की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साल बाई की संधि। अब समझ में आ गया होगा हम लोग पूरी कहानी आप लोगों को। साल बाई की संधि इन लोगों ने कर लिया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ पे झुक गए थे, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेज हार मान लिए थे, तभी ना संधि हो गया भाई। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की विजय होती है, और मराठाओं की विजय जैसे ही हो गई, इसका मतलब कि अंग्रेज पराजित हो जाते हैं प्रथम युद्ध में। क्लियर हो गया, आगे समझ में। लेकिन वो खेल क्या खेल रहा था, वो मराठाओं से संधि क्यों किया, मैसूर को जीतने के लिए। किसको, मैसूर। तो यहाँ पे जब साल बाई की संधि हुई, तो इस संधि में क्या कहा गया, इस संधि में जितना भी विजय किया हुआ क्षेत्र था अंग्रेजों के द्वारा, समझे कि नहीं, या मराठाओं के द्वारा, तो मराठाओं ने जो अंग्रेजों से क्षेत्र लिया था वो अंग्रेजों को लौटा दिया गया, और अंग्रेजों ने जो क्षेत्र मराठाओं से लिया था अंग्रेजों को वो वापस करना पड़ गया साल बाई की संधि में। और याद कीजिए कि जब साल बाई की संधि हो गई, समझ में आ रही है बात आप लोगों को,
जब साल बाई की संधि हो गई कब? 1780 में। तो फिर मराठों ने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का। मराठों ने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का। और यह संधि लगभग 20 वर्ष तक रही, 1799 तक रही, 1800 तक रही ना भाई, 1800 तक, 1799 तक यह संधि सालबाई की रही। किनके किनके बीच में? मराठा और अंग्रेजों के बीच में। तो सालबाई की संधि में हम कह सकते हैं कि मराठा को मिलाने की जब बात अंग्रेजों ने की, मतलब क्या हो गया? अंग्रेज पराजित हो गए। अंग्रेज क्या हो गए? पराजित। मराठा क्या हो गए? यहाँ पर मराठा विजय हो गए। और इस विजय में विजित क्षेत्र वापस करने पड़ गए। विजित क्षेत्र वापस करने पड़ गए। आगे समझ में? विजित क्षेत्र क्या हो गए? वापस करने पड़ गए। एक दूसरे को क्या करना पड़ गया? विजित क्षेत्र का मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो क्षेत्र कब्जा किया गया था वह अब क्षेत्र कहां चला गया? मराठों के पास। क्लियर हो गए? और इस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अब आगे की थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि जब यहाँ पर विजित क्षेत्र वापस हो गया, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, अब आपको याद है कि 1780 में जब मैसूर से युद्ध हुआ, तो 1780 में तो यहाँ भड़का हुआ था मराठा भी अंग्रेजों से। और जब अंग्रेजों को मराठाओं को मिला लिया गया, तो अब तो मैसूर की तरफ से युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भैया आपने तो अंग्रेजों से सालबाई की संधि कर ली है। तो अब मैसूर अकेला पड़ गया था कि नहीं पड़ गया था? और तबे न 1782 ईस्वी में मरने की वजह यह रही, द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुआ था, कि मराठा और निजाम हैदर अली से अलग हो गए थे। और जब अलग हो गए थे तो अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई। और अंग्रेजों की जब शक्ति बढ़ गई तो 1782 में है ना, हैदर अली की क्या हो गई? युद्ध के बाद मार दिया गया, है ना, मृत्यु हो गई। मैंने मार नहीं दिया गया, मैंने मृत्यु हो गई उसका, याद है? और याद कीजिए कि अब कभी भी मराठा मैसूर का साथ दे रहे थे? नहीं, क्योंकि यह संधि कितना दिन तक चला था? 20 सालों तक। तो 20 साल में फिर इसके अंदर में क्या हुआ? तो आपको याद होगा कि जब तीसरा युद्ध टीपू सुल्तान लड़ रहा था, तो टीपू सुल्तान कुछ देर के लिए जीता, लेकिन फिर से चौथे युद्ध में क्या हो गया? वो हार गया और उसको मार दिया गया। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। हत्या हो गई थी ना उसकी। तो अब बताइए कि जब 1799 तक जब अंग्रेजों के बीच मराठाओं का है ना सालबाई की संधि लागू रही, तब तक तो मैसूर को बर्बाद कर चुके थे। मैसूर को तो तहस नहस न कर दिए ही। अब तो मैसूर बचा ही नहीं। और जब मैसूर नहीं बचा तो उसको सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने उस पर क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। पहले निजाम को निकल गया, अब इधर कब्जा कर दिया किसको? मैसूर को। अब ध्यान में रखिए कि अब बारी किसकी थी? मराठाओं की। अब सालबाई संधि रहेगी कि टूटेगी? टूटना जरूरी था कि नहीं था? अरे भैया, तो रघुनाथ राव का क्या हुआ? जब सालबाई की संधि हुई तो सालबाई की संधि में मराठों का पेशवा, याद रखिएगा, सालबाई की संधि में मराठों का पेशवा किसको माना गया? तो मराठों का पेशवा माधवराव द्वितीय को ही माना गया। किसको माना गया? माधवराव। पेशवा किसको माना गया? माधवराव द्वितीय को ही पेशवा मान लिया गया। क्लियर हो गए? तो रघुनाथ राव का क्या हो गया? तो रघुनाथ राव को कहा गया कि आप पेशवा तो नहीं बने हैं, लेकिन आपको पेशवा का पेंशन मिलेगा। आप बढ़िया से रहिए, पेशवा की तरह ही रहिए। पेशवा बनेंगे नहीं, लेकिन पेशवा की तरह आपको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था की जाएगी? पेंशन की। पेशवा की तरह ही किसकी व्यवस्था की जाएगी? पेंशन की। तो इधर से पेंशन दे करके रघुनाथ राव को मिलाया गया। बात समझ आ रही है ना? पेंशन देकर के रघुनाथ राव को मिलाया गया। इधर जो है से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेशवा जो माधवराव द्वितीय थे उनको मान लिया भी गया, और इनको क्या किया गया? पेंशन पर रखा गया। और सालबाई की संधि लगभग जब 20 वर्षों तक रही, तो 20 वर्षों तक अंग्रेजों ने
आम क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया और अब बारी थी मराठों को कब्जा करने की। तो प्रथम युद्ध जो हुआ मराठों और अंग्रेजों के बीच में, कुल मिला जुला करके निष्कर्ष यही निकला कि इसमें अंग्रेजों को क्षति हुई, अंग्रेज पराजित हुए, यहाँ पे मराठा विजय हुए। सालबाई की संधि हुई, सालबाई की संधि में अंग्रेजों को और मराठों का दोस्ती चला, लेकिन अब यह दोस्ती बहुत जल्द टूटने वाली है, क्योंकि मराठों के दिमाग में, अंग्रेजों के दिमाग में महाराष्ट्र चाहिए कपास के लिए। किसके लिए चाहिए? कपास। और जब तक मराठों को हराएंगे नहीं तब तक वहां पर कब्जा नहीं होगा और तब तक भरपूर कपास हमको नहीं मिलेगा। तो कपास के लिए लड़ाई होगी, है कि नहीं? अंग्रेजों का भयंकर युद्ध अगले युद्ध में हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का ये चैप्टर समाप्त करने के लिए। अंग्ल मराठा युद्ध प्रथम। जय हिंद, जय भारत,